हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऐसे राइटिंग कंप्लीट गाइडेंस आपको दूंगा कि किस तरह एक वेल ऑर्गेनाइज ऐसे लिखा जाता है, कौन कौन से स्टेप्स है विच वी हैव टू फॉलो। स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे डिस्कस करेंगे कि एक वेल ऑर्गेनाइज ऐसे का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं, बॉडी पार्ट्स में क्या इंक्लूड होनी चाहिए और कंक्लूजन किस तरह लिखी जाती है, आउटलाइन किस तरह बनाते हैं एक एसे का, वो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो बिगिन फ्रॉम द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन की एसे का वर्ड जो है ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है एसे, जिसका मतलब है टेस्ट और अटेम्प्ट, यानी टू गिव अ ट्राई। ठीक है, एक अटेम्प्ट करना, एक ट्राई देना। सो इन ऐसे राइटिंग यू जस्ट ट्राई टू कंपोज समथिंग, कुछ कंपोज करने की कोशिश करते हैं, कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, और वो ऑर्गेनाइज पीस ऑफ राइटिंग होना चाहिए कि पूरे आपका जो पीस कंपोजिशन है वो एक सिंगल आइडिया के ऊपर मुश्तमिल हो। ठीक है, एक कुछ डिलीवर करना चाहता हो कोई पैगाम अपने ऐसे के थ्रू। सो ऐसे जो है नॉन फिक्शनल वर्क है, ये फिक्शनल वर्क नहीं होता। रदर देन एज कम्पेयर टू फिक्शन इट्स अ नॉन फिक्शन, नॉन इमेजिनरी वर्क अबाउट एनी सब्जेक्ट या अबाउट एनी टॉपिक। और इसको ऐसे की डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है, डिवाइड किया गया है डिफरेंट काइंड्स या टाइप्स में बेस्ड ऑन देयर स्टाइल एंड टोन। स्टाइल और टोन के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, या पर्पस के बेस पे बहुत सारे ऐसे के टाइप आपको मिलेंगे। टाइप्स ऑफ ऐसे मैं अलग से भी डिस्कस करूँगा। सो फॉर्मल भी हो सकता है बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। अगर आप फॉर्मल सेटिंग में लिख रहे हैं, एजुकेशनल सेटिंग में लिख रहे हैं, सो ऑब्वियसली दैट विल बी योर फॉर्मल एसे। वेयर एज कुछ एसेस ऐसे होते हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल योर पर्सनल एसेस इन विच यू नरेट योर पर्सनल स्टोरीज, उसको हम इनफॉर्मल एसे कहेंगे। सो ऐसे के बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। सो इस पर्पस, इस मकसद के बेस पे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो ऐसे लिखने से पहले जो है व्हाट यू हैव टू डू, आपको कुछ सम चीज़ों का ख्याल रखना है जिसमें आप देखेंगे कि आपका ऑडियंस कौन है या आपका रीडर कौन है, आप किसके लिए लिख रहे हैं, किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं, और मैनी मोर। सो यूजेस आप देखें, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट को उठा लो। सो वहाँ पे ऐसे राइटिंग हमारे बहुत काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी के हो, राइटिंग इज़ मैंडेटरी देयर। ओके, समटाइम्स आपको एसेस लिखने पड़ते हैं, पैराग्राफ्स लिखने पड़ते हैं। सो पेपर अटेम्प्टिंग वो राइटिंग स्किल्स। सो एग्ज़ाम इन यूनिवर्सिटी, पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाजमी है कि वो एक अच्छा सा ऐसे कंपोज कर पाए। एंड देन whenever you appear in competitive examination, essay is mandatory. So you know essay कितना important है competitive exam में, हमारे CSS में। and 90% of the failed people, candidates, they failed in the essay exam. essay के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। So to write a good article in future, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, डॉन के आर्टिकल्स। सो वो बहुत ही जो है कॉम्पिटेंट लोग लिखते हैं ओनली, जो अच्छे राइटर से सिर्फ उन्हीं के वर्क्स पब्लिश होते हैं, हर बंदे के नहीं होते। सो आपके राइटिंग स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए व्हेन यू वांट टू पब्लिश योर आर्टिकल इन अ गुड मैगजीन और न्यूज़पेपर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे हमारे काम आता है टू बी एबल टू राइट योर थीसिस इन फ्यूचर। रिसर्च में भी आपके काम आएगा, बिकॉज रिसर्च रिटन वर्क है। यू हैव टू राइट अ वेरी लेंथी पेपर, क्योंकि रिसर्च अ काइंड ऑफ बुक ही होता है, कंप्लीट बुक ही आपने लिखना है। सो उसके लिए आपको राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे कि आप लेंथी वर्क्स लिख सके। सो गुड एकेडमिक एसे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड एकेडमिक एसे में? सबसे पहले ये कि इट मस्ट फुली एड्रेस द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड। जो ऐसे का टॉपिक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्ज़ाम में, या ऐसे आपका टॉपिक दिया गया है, सो आपका जो है ऐसे उसको कम्प्लीटली आंसर करना चाहिए। ठीक है, उसको कम्प्लीटली एड्रेस करे, उसको कम्प्लीटली आंसर करे अपने एसे में, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। ओके, हर एस्पेक्ट से उसको कवर अप करने की कोशिश करना है कि ताकि फुली आंसर हो सके जो पूछा गया है इन अ एलाबरेट मैनर। ऐसे इज़ बेस्ड ऑन द क्रिटिकल रीडिंग एंड थिंकिंग।
ऑब्वियसली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट, आप उस टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप दूसरे सोर्सेज से पढ़ेंगे उसके बारे में, इंटरनेट से, बुक से, वीडियोस के थ्रू। सो योर क्रिटिकल थिंकिंग इज़ आल्सो इन्वॉल्व देयर। व्हेनेवर यू सिट टू राइट, सो सबसे पहले आपके माइंड में आइडियाज़ आने लगते हैं, वो राइटिंग प्रोसेस में मैंने डिस्कस किया हुआ था। फिर उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, उन्हें एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर ऑर्डर में एक्सप्रेस किस तरह करने हैं। सो ये ऐसे राइटिंग आपका बेस्ट करता है क्रिटिकल रीडिंग एंड थिंकिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज। फिर ये जो है एक गुड ऐसे रिफ्लेक्ट करता है आपके नॉलेज के बारे में बताता है। ऑब्वियसली आपके पास डीप नॉलेज होगा तभी आपका ऐसे जो है बहुत अच्छा होगा और रीडर ये बात समझेगा कि इस बंदे के पास नॉलेज है अगर आपने अच्छा ऐसे लिखा हो। सो इट रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग स्टडी। और उसके अलावा जो है आपके ऐसे में लॉजिक होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए। सो अगेन दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन योर नॉलेज, कितना प्रोफाउंड, कितना डीप आपका नॉलेज है। सो ही हैज़ अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होने चाहिए जिनको आप सपोर्ट कर पाए सफिशिएंट एविडेंस के थ्रू, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, लॉजिक्स के थ्रू, रीजंस के थ्रू आप अपने जो आइडियाज़ को है वो कम्प्लीटली सपोर्ट कर पाए, डिफेंड कर पाए। एंड देन इट कॉन्टेन्स अ गुड इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस आप दे दे, एक्सप्लेन करें चीज़ों को, और आपके आइडियाज़ एक क्लियर लॉजिकल वे में फ़्लो होना चाहिए। वो हमने पैराग्राफ राइटिंग में भी डिस्कस किया हुआ था कि दैट योर कंपोजिशन या पैराग्राफ, उसके क्वालिटीज़, यूनिटी होना चाहिए, कोहेरेंस, कोहेजन, transition devices, all of these must be there. then unity, coherence and cohesion होनी चाहिए आइडियाज़ का, कि आप एक ही टॉपिक के अंदर जो है एक आइडिया के ऊपर फोकस करें रदर देन डिस्कसिंग मल्टीपल आइडियाज़ टुगेदर। सारे आइडियाज़ को मिक्सअप नहीं करना। आपके जो मेजर आइडियाज़ ऐसे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ईच आइडिया को डिस्कस करेंगे एक एक पैराग्राफ में बाय गिविंग सपोर्टिंग डिटेल्स। फिर कोहेरेंस होनी चाहिए, यानी आइडियाज स्मूथली फ्लो होने चाहिए। जब रीडर पढ़े तो उसको डिफ़िकल्टी ना हो रिलेट करने में, रादर देन अगर कोहेरेंस होगा तो ईज़िली वो रिलेट कर पाएगा एक सेंटेंस को दूसरे के साथ, एक आइडिया को दूसरे के साथ, उसी को कोहेरेंस बोलेंगे। एंड यूज़ ऑफ ट्रांजिशन डिवाइसेस का आप जब यूज़ करते हैं सो उससे आपका कोहेरेंस मेंटेन रहता है, आइडियाज़ वेल कनेक्टेड होते हैं, स्मूथली फ्लो ऑफ आइडियाज़ होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू राइट एन एसे। एक अच्छा एसे किस तरह लिखा जाता है। सो यू हैव टू, इट्स अ प्रोसेस, यू नो, इट्स अ राइटिंग प्रोसेस मैंने डिस्कस किया हुआ था डिटेल में। सो यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स जिसमें प्री राइटिंग आ जाएगा, आपका प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग और रिवाइज करेंगे एंड फाइनल ड्राफ्ट। तभी जाके एक अच्छा फाइनल ड्राफ्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। सबसे पहले मैंने यही बात अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड पर्पस, कि मैं किन के लिए लिख रहा हूँ, कौन है मेरा रीडर, मेरा ऐसे पढ़ने वाला, और मेरे लिखने का पर्पस क्या है। एंड देन डीप रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च का ये मतलब है कि आप दूसरे सोर्सेज से पढ़े उस टॉपिक के बारे में, इंटरनेट पे सर्च करें, पढ़े, बुक से पढ़े, आर्टिकल से पढ़े। सो इसको रिसर्च बोलेंगे। एंड देन फाइंड अदर एसेस रिटन ऑन द सेम टॉपिक। इसी टॉपिक के ऊपर जिस किसी ने जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके उस टॉपिक के बारे में, डीपली आपका नॉलेज इंक्रीज हो सके। सो नॉलेज भी मैटर करता है एसे राइटिंग में। आपका डीप नॉलेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके एसे में। एंड देन एनालिसिस व्हाइल रीडिंग अदर एसेस। दूसरे एसेस को एनालाइज करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करेंगे, क्लेम्स, रीजंस, एविडेंसेस को, और उनको इंकॉर्पोरेट करेंगे अपने एसे के अंदर। एंड देन मेकिंग एन आउटलाइन बनाना लाजमी है ऐसे लिखते वक्त, क्योंकि आउटलाइन जो है आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, आपको जो है मेन टॉपिक से कहीं दूर जाने नहीं देगा। ठीक है, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा कि मैं इसी एरिया को कवर कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं इररिलेवेंट इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। सो आउटलाइन बनाना उसी इसलिए ज़रूरी है। सो आप आउटलाइन बना देंगे जिसमें एक रफ सा आपका अपना वर्क होता है बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, जिसमें आप कहेंगे कि इंट्रोडक्शन में मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा, बॉडी में मेरे ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे, इन कंक्लूजन में ये आइडियाज़। ये डिटेल नहीं होता, रदर देन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स, सिंगल बुलेट पॉइंट्स,
एक एक वर्ड का, ठीक है। इस तरह लेंथी ऐसे जैसा नहीं होता। सो एक पेजर आउटलाइन बनाएंगे और उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे अपने एसे में। सो नाउ एसे का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो नॉर्मली जो है हम शॉर्ट एसे लिखते हैं 250 to 300 वर्ड्स, उसमें बेसिकली 5 पैराग्राफ का एसे होगा। और लॉन्गर एसे में पैराग्राफ ज़्यादा होते हैं। बाकी स्ट्रक्चर यही होता है, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पार्ट होगा और आपका कंक्लूजन होगा। सो इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे उस टॉपिक के बारे में, जर्नल कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करके उसको नैरो डाउन करेंगे स्पेसिफिक, और थीसिस स्टेटमेंट बता देंगे। थीसिस स्टेटमेंट कंसाइसली स्टेट करता है आपका मेन आइडिया। थीसिस स्टेटमेंट और टॉपिक सेंटेंस मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जनरली एक रिवाइज में आपको करवाता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट इज़ योर मेन आइडिया ऑफ द एसे। एसे का मेन आइडिया जिसको आप फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, लिखेंगे कि इस एसे में मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करने जा रहा हूँ या इस बात के ऊपर मैं लिखने जा रहा हूँ। और फिर आगे हर पैराग्राफ में एक एक आइडिया और उसको स्टेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ। हर पैराग्राफ का अपना टॉपिक सेंटेंस होगा। फिर उसी को आप सपोर्ट करेंगे अपने बॉडी पैराग्राफ्स में थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स, एक एक पैराग्राफ के फॉर्म में। फिर ट्रांजिशन डिवाइसेस का यूज़ करेंगे कोहेरेंस, कोहेजन और यूनिटी लाने के लिए। कंक्लूजन ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द मेन आइडियाज़, वही मेन आइडियाज़ को सम अप करेंगे कंक्लूजन के फॉर्म में। सो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा आपके पास। सो जर्नल से स्टेटमेंट या बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट से शुरू होके उसको स्पेसिफाई करेंगे, नैरो डाउन करके अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि मैं इस एसे में ये लिखने वाला हूँ या मेरा मेन पॉइंट ये है, ये एसे लिखने का। इंट्रोडक्शन आपका हो गया। देन यू बिगन विद द बॉडी पार्ट। पहले पैराग्राफ में आपका पहला मेन आइडिया आएगा जिसको टॉपिक सेंटेंस कहेंगे कि इस पैराग्राफ में मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। कोई स्टांस लेंगे और उसको डिफेंड करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे थ्रू सपोर्टिंग डिटेल्स, लॉजिक्स, रीजंस, आर्ग्यूमेंट्स, एग्जांपल्स के थ्रू। सो सेम गोज विद देयर। सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड आइडिया, थर्ड पैराग्राफ में थर्ड आइडिया, एंड फोर्थ में फोर्थ। यहाँ पे बॉडी आपका ख़त्म होगा एंड देन कंक्लूड करेंगे आप अपने मेन आइडियाज़ को डिफरेंट वर्ड्स में। उन्हीं मेन आइडियाज़ को थीसिस को रीस्टेट करेंगे डिफरेंट वर्ड्स में, ठीक है, स्पेसिफिक। और फिर आप जो है स्पेसिफिक टू जर्नल जाएंगे आखिर में। ये अपोजिट है इंट्रोडक्शन का कि आप मेन आइडिया को रीस्टेट करेंगे, दोबारा बता देंगे यूजिंग सम अदर वर्ड्स, ठीक है, रीस्टेट करेंगे थीसिस को। फिर एक जर्नल सा बात कह के आपने ऐसे एंड करना है। सो हेयर योर ऐसे एंड्स कंक्लूजन। सो यही स्ट्रक्चर है जिसकी हमने बात की थी। सो इन द इंट्रोडक्शन वन थिंग आई फॉरगेट टू मेंशन हेयर इज़, वो है हुक स्टेटमेंट। हुक स्टेटमेंट बोलते हैं एक ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप अपने रीडर को फंसाए। हुक फंसाने के लिए यूज़ होता है ना, अपने रीडर को फंसाए कि वो मजबूर करे उनको कि वो आपका ऐसे पढ़े, कंप्लीट पढ़े, ठीक है, उनका इंटरेस्ट ले ले, ग्रैब देयर इंटरेस्ट थ्रू सच स्टेटमेंट, सच इंटरेस्टिंग लाइन। सो वो आपका हुक, आपका जो है शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में, एनेक्डोट के फॉर्म में भी हो सकता है, कोई प्रोवर्ब भी हो सकता है, कोई फ़नी लाइन भी हो सकता है, या कोटेशन हो सकता है एक अट्रैक्टिव जिससे रीडर की अटेंशन आप ले सके। एंड देन प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, स्टेट योर थीसिस, और बॉडी ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखेंगे योर इंफॉर्मेशन यूजिंग द ब्लॉक पॉइंट, या ब्लॉक वे भी यूज़ कर सकते हैं या पॉइंट बाय पॉइंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉल टू हॉल या ब्लॉक स्ट्रेटजी उसे कहते हैं जिसमें आप एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट बस। बट इन पॉइंट बाय पॉइंट स्ट्रेटजी में पहले आप एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट को, सारों को मिला के एक नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन हॉल टू हॉल या ब्लॉक स्ट्रेटजी में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो मैं एक ही पैराग्राफ के अंदर तमाम कॉजेज़ की बात करूँगा, जबकि पॉइंट बाय पॉइंट में मैं एक एक करके अलग अलग सा डिस्कस करूँगा जिसको पॉइंट बाय पॉइंट स्ट्रेटजी कहेंगे। सो इट्स अप टू यू। और कंक्लूजन में सम अप करेंगे मेन आइडियाज़ को, रीस्टेट करेंगे थीसिस को, और ब्रिंग योर एसे टू क्लोज। अभी मज़ीद बात करेंगे इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए। सो इन इंट्रोडक्शन यूज़ हुक स्टेटमेंट जिसकी मैंने बात की थी, रीडर का अटेंशन यूज़ करने के लिए, लेने के लिए आप शॉर्ट कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रोवर्ब यूज़ कर सकते हैं, एनेक्डोट जिसको शॉर्ट स्टोरी 1 or 2 लाइन,
एंड देन कोई कैची स्टेटमेंट, फनी स्टेटमेंट, कुछ भी जिससे उनकी अटेंशन आपके ऐसे के ऊपर आ जाए। एंड देन मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चाहे आप लोगों से मिलते हो या उनके वर्क्स, क्योंकि ऐसे में वो बंदा आपके सामने नहीं होता, रदर देन उसकी राइटिंग आपके सामने होती है। सो अपने राइटिंग के थ्रू अगर वो एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, आपका इंटरेस्ट जाएगा उसके वर्क में, उसको आप पढ़ेंगे कि ये बंदा है, अच्छा लिखा है इसने, इंटरेस्टिंग आइडिया से इसके काबिल बंदा है। एंड देन प्रिपेयर्स द reader on the essay. Therefore, it should be effective so that the readers are encouraged or motivated to continue reading. अगर आप फर्स्ट इम्प्रेशन में एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे तो रीडर ऑब्वियसली आपका वर्क पढ़ेगा। फिर आप इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक ऑफ योर एसे, जिसको हमने थीसिस के फॉर्म में कहा था कि थीसिस वो है जब मेन आइडिया है जिसकी आप बात करने जा रहे हैं अपने एसे में, ऑडियंस को या रीडर को माइंड में रखना है और पर्पस ऑफ एसे भी स्टेट करेंगे, बता देंगे कि मेरे एसे लिखने का ये पर्पस है। बॉडी ऑफ योर एसे, बॉडी में जो है ऑब्वियसली आप इलाबरेट करते हैं अपने थीसिस को ही, ऑब्वियसली थीसिस को मज़ीद इलाबरेशन करते हैं, मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स के फॉर्म में। एक पैराग्राफ में एक आइडिया, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा, तीसरे में तीसरा, फिर मज़ीद एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस, डिस्कस, फिर एविडेंस प्रोवाइड करते हैं अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सो डिस्कस ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द मेन आइडिया। एक पैराग्राफ में एक आइडिया डिस्कस होगा, तमाम आइडियाज़ मिक्सअप नहीं होंगे। एंड देन क्रिएट अ क्लियर कोहेसिव पेपर, क्लैरिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, कोहेजन, कोहेरेंस, इनकी मैंने बात की थी, ट्रांजिशन डिवाइसेस। फर्दर मोर आप एक्सपेंड करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट ऑफ व्यू को, एक पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करेंगे वेरियस एस्पेक्ट उस टॉपिक के बाय गिविंग एविडेंस, एग्जांपल्स एंड मैनी मोर। फिर रेफरेंस भी दे सकते हैं आप दूसरे वर्क्स का कि इन दिस वर्क द राइटर मेंशन दैट, इस तरह करके आप दूसरे वर्क्स का जो है रेफरेंस दे सकते हैं। एंड देन गिव योर आइडियाज़ विद प्रूफ। प्रूफ लाजमी है क्योंकि जो भी बात आप कहेंगे उसको आप प्रूफ करेंगे थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स, थ्रू लॉजिक्स, रीजंस एंड एग्जांपल्स। एंड देन बी रिलेवेंट। आउटलाइन का मकसद ही यही न था कि आप टॉपिक से हट ना जाए, रिलेवेंट रहे और रिलेवेंट बात कहे, इधर उधर की बातें ना करे। डोंट गेट साइड ट्रैक्ड इट विद इररिलेवेंट या एक्स्ट्रा या यूजलेस इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी। कंक्लूजन में ये सम अप करता है आपके मेन आइडियाज़ को, शॉर्ट समरी के फॉर्म में मेन आइडियाज़ को दोबारा लिखेंगे वर्डिंग चेंज करके। ओके, एंटायर ऐसे मेंशन द मेन पॉइंट्स। फिर एक आप प्रेडिक्ट करेंगे आउटकम टू द मेन आइडिया और अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। एक जनरल ओपिनियन से आप उस ऐसे को क्लोज करेंगे ताकि रीडर को जो है एक काइंड ऑफ एक पुश मिले कि वो फर्दर सोचे उस टॉपिक के बारे में, इस तरह का एंडिंग करे क्यूरियोसिटी के साथ। एंड रिमाइंड रीडर ऑफ द प्राइमरी फोकस पर्पस ऑफ योर एसे, रिमाइंड करा देंगे मेन आइडियाज़ के फॉर्म में। अपने थीसिस को रीस्टेट करेंगे और पर्पस को भी रीस्टेट करेंगे, दोबारा लिखेंगे। विच कैन बी डन बाय रीस्टेटिंग द मेन आइडिया इन डिफरेंट वर्ड्स। और न्यू आइडियाज़ कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करने अपने एसे में, अपने कंक्लूजन में, नॉट एसे में, कंक्लूजन में, क्योंकि कंक्लूजन मेन आइडियाज़ को ही सम अप करता है, कोई न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करवाता। ये था ऐसे राइटिंग के हवाले से। आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऐसे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी और आपके लिए बोरिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।